नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक ऐसे शख्स की कहानी है जो सभी भारतीयों के दिल पर राज करता है। टाइटल देखकर आप ये तो समझ ही गए होंगे कि हमारी कहानी का मुख्य नायक टाटा साम्राज्य है। दोस्तों, नमक से लेकर ट्रक बनाने वाले टाटा ग्रुप का इतिहास करीब 150 साल पुराना है, लेकिन फिर भी टॉप 10 अमीर व्यक्तियों में शामिल नहीं है। महज 21,000 रुपए से शुरू हुआ टाटा समूह का कारोबार आज कितने करोड़ तक पहुंच गया है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं टाटा एम्पायर के 150 सालों का चौंका देने वाला इतिहास। टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी टाटा भारत के महान उद्योगपति थे, लेकिन इनका एक रहस्य जो पूरी दुनिया से आज तक छिपा हुआ है, वो जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक बने रहें। जमशेदजी का जन्म 3 मार्च 1839 में गुजरात के एक छोटे से कस्बे नवसारी में हुआ था। दोस्तों, वही नवसारी जो आज डांडी मार्च के नाम से काफी फेमस है। उनके पिताजी का नाम नुसीरवान जी तथा उनकी माता का नाम जीवनबाई टाटा था। उनका पारसी परिवार लंबे समय से पुजारी के पेशे में रहा था, लेकिन नुसीरवान जी टाटा अपने परिवार के पहले सदस्य थे जिन्होंने कारोबार में अपनी किस्मत आजमाई थी। मुंबई आकर उन्होंने बिजनेस में कदम रखा, जिसे देखकर जमशेदजी टाटा ने भी मात्र 14 साल की उम्र में ठान लिया था कि वे भी कारोबार में ही उतरेंगे। इसलिए उन्होंने पिता का हाथ बटाना शुरू किया। जमशेदजी ने एल्फिंस्टोन कॉलेज में प्रवेश लिया और अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने हीराबाई दब्बू से विवाह कर लिया। वे 1858 में ग्रेजुएट हुए और अपने पिता के व्यवसाय से पूरी तरह जुड़ गए। 29 वर्ष की उम्र तक वो पूरी मेहनत के साथ अपने पिता के कारोबार में हाथ बटाते रहे, पर उनका मकसद कहीं और पहुंचने का था। 1868 में जमशेदजी टाटा ने जब कारोबारी दुनिया में एंट्री मारी और अंग्रेजों को दिया तगड़ा कंपटीशन। दोस्तों, जमशेदजी बिजनेस में उस वक्त उतरे जब भारतीय लोग अंग्रेजों के शासन के चलते हताशा का अनुभव कर रहे थे। ऐसे समय में उन्होंने बिजनेस में उतरने का मन बनाया। हालांकि शुरुआत में उन्हें कुछ असफलताएं मिली, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने सबसे पहले ट्रेडिंग कंपनी की शुरुआत की। इसके बाद वो इंग्लैंड चले गए। यहाँ पर उन्होंने कपड़ा व्यापार को समझा और वापस भारत लौट आए। ब्रिटेन से कारोबारी ज्ञान प्राप्त करने के बाद 1869 में कपड़े के व्यापार में हाथ आजमाया और सबसे पहले उन्होंने एक दिवालिया तेल मिल को खरीदा, जिसका नाम अलेक्जेंड्रा मिल तय किया गया। इस मिल को उन्होंने एक कॉटन मिल में तब्दील कर दिया। ये इंडस्ट्रियल हब चिंचपोकली में था और बाद में उन्होंने मिल को एक लोकल बिजनेसमैन को बेच दिया। लेकिन उनको इतने में तसल्ली नहीं हुई और एक बार फिर इंग्लैंड गए और लैंकाशायर के कपड़ा व्यापार को बहुत गहराई से जाना। बड़ा लाभ कमाने के लिए उन्होंने दूरदर्शी सोच अपनाई, जिसमें उन्होंने 3 पहलुओं पर काम किया। 1.5 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट से 1874 में महाराष्ट्र के नागपुर में सेंट्रल इंडिया स्पिनिंग, वीविंग और मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को शुरू किया। दोस्तों, आपको बता दें कि उन्होंने नागपुर को इसलिए चुना क्योंकि यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन काफी आसान था। प्रोडक्ट्स को स्टेशन तक पहुंचाना, साथ ही पानी और ईंधन की सप्लाई भी आसानी से हो जाती थी, जिससे ये पता चलता है कि वो अपना हर एक कदम बहुत सोच समझकर उठा रहे थे। जमशेदजी टाटा ने टाटा स्टील, ताज होटल और IISc बेंगलुरु जैसे संस्थानों की स्थापना की, जिन्होंने भारत को दुनिया में नई पहचान दिलाई। देश का पहला लग्जरी होटल बड़ी स्टील कंपनी के साथ साथ छोटे सामान जैसे नमक और टाटा टी का भी जनक रहा है। इसके साथ ही पहली एविएशन कंपनी टाटा एयरलाइंस की शुरुआत भी उन्होंने ही की, जो अब एयर इंडिया के नाम से जानी जाती है। आपको बता दें कि टाटा मोटर्स पहले रेलवे इंजन भी तैयार किया करता था और अब उसकी कारों ने दुनिया भर में धूम मचा रखी है। लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब टाटा एम्पायर की डूबती नैया पर सवार होने का जोखिम सर रतन टाटा ने उठाया था। जी हाँ दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि 28 दिसंबर 1937 को कारोबारी के घर में जन्म लेने के बाद भी रतन टाटा ने अपनी जिंदगी के हर मोड़ पर मुसीबतों का सामना किया। सबसे पहले तो उनके जन्म के बाद ही पिता नवल टाटा और माता सोनू टाटा में ऐसा विवाद हुआ कि दोनों अलग हो गए। फिर उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने उनका पालन पोषण किया। रतन टाटा के पिता ने सिमोन टाटा से दूसरी शादी की थी, इसलिए रतन टाटा का एक सौतेला भाई भी है जिसका नाम है नोएल टाटा। रतन जी की शुरुआती पढ़ाई मुंबई के कैथेड्रल और जॉन केनाल स्कूल से हुई थी। इसके अलावा अमेरिका की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की पढ़ाई साल 1962 में की। आखिर में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से 1975 में एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम किया था। पढ़ाई के बाद उन्हें साल 1971 में नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में प्रभारी निदेशक नियुक्त किया गया। जब उन्हें एक कमान सौंपी गई, उस वक्त कंपनी बुरे दौर से गुजर रही थी।
लेकिन इससे मुंह मोड़ने के बजाय रतन टाटा ने अपनी काबिलियत के दम पर नेल्को कंपनी को इस झटके से उबारा, बल्कि 20% तक हिस्सेदारी भी बढ़ाने में सफल रहे। हालांकि इमरजेंसी और आर्थिक मंदी से कंपनी को काफी नुकसान हुआ। फिर 1977 में टाटा को यूनियन की हड़ताल का सामना करना पड़ा, जिसके चलते बाद में नेल्को कंपनी बंद करनी पड़ी थी। रतन टाटा सर की कंपनियों की बात करें तो नेल्को को बंद करने के कुछ महीनों बाद ही रतन टाटा को कपड़ा मिल एम्प्रेस मिल्स की जिम्मेदारी दे दी गई। ये कंपनी भी उस समय घाटे में थी। आखिरकार इसे भी बंद करना पड़ा, लेकिन रतन टाटा ने कभी हार नहीं मानी। कहा जाता है कि रतन टाटा कंपनी बंद करना नहीं चाहते थे, लेकिन मजबूरी में ये फैसला लेना पड़ा। अब भले ही जिन दो कंपनियों की कमान उन्हें दी गई थी उन्हें बंद करना पड़ा, लेकिन इस बीच रतन टाटा की काबिलियत उनके परिवार को समझ आ गई थी। इतने बुरे हालातों में भी उन्होंने कंपनी को काफी हद तक ऊपर उठाया था। उसे देखते हुए JRD टाटा ने साल 1981 में रतन टाटा को टाटा इंडस्ट्रीज के उत्तराधिकारी बनाने की घोषणा कर दी। उस समय तक उनके पास ज्यादा अनुभव न होने के कारण इनका विरोध भी किया गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और आगे बढ़ते गए। साल 1991 में रतन टाटा को टाटा इंडस्ट्रीज और इसकी अन्य कंपनियों के अध्यक्ष पद की भी जिम्मेदारी सौंप दी गई, जिसके बाद टाटा ग्रुप हमेशा आगे बढ़ता गया। कई बड़े प्रोजेक्ट स्थापित करने से लेकर पूरी दुनिया में उन्होंने टाटा ग्रुप को एक नई पहचान दिलाई। आज के समय में यह भारत का सबसे बड़ा समूह है, जिसके 150 से अधिक देशों में प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं और 100 देशों में परिचालन है। जब भारत देश महंगी गाड़ियों से भरा पड़ा है, तब आम आदमी के गाड़ी लेने के सपने को पूरा करने के लिए रतन टाटा ने दुनिया की सबसे सस्ती कार नैनो बनाई। उनकी कंपनी ने सस्ती गाड़ी ही नहीं बल्कि जैगवार लैंड रोवर जैसी महंगी कारें भी बनाई। लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि वो 1 लाख रुपए में भी गाड़ी खरीद सकते हैं। रतन टाटा की महज 1 लाख वाली गाड़ी नैनो को दुनिया की सबसे सस्ती कार बताया गया। 28 दिसंबर 2012 को रतन टाटा सर टाटा ग्रुप की सारी कार्यकारी जिम्मेदारियों से रिटायर हो गए थे। इसके बाद साइरस मिस्त्री को टाटा ग्रुप के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। हालांकि रतन टाटा सर रिटायरमेंट के बाद भी एक्टिव हैं और काम कर रहे हैं। इन्होंने अपने 21 साल के कार्यकाल में कंपनी को उस शिखर तक पहुंचाया जहां जाने के लोग सपने देखते हैं। कंपनी की वैल्यू 50 गुना बढ़ा दी। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि टाटा ग्रुप को महान क्यों कहा जाता है। अगर हम टाटा ग्रुप की केवल 29 कंपनियों के मार्केट वैल्यू की बात करें तो 8 मार्च 2024 तक उनकी मार्केट वैल्यू 31.6 ट्रिलियन यानी कि $382 बिलियन है, जबकि एक रिपोर्ट के मुताबिक उनकी कुल संपत्ति 3,800 करोड़ रुपए है। और IIFL वेल्थ ह्यूरन इंडिया रिच लिस्ट 2022 में रतन टाटा का 421वां स्थान था। और अब बारी है जमशेदजी टाटा के रहस्य को जानने की। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि मुकेश अंबानी, अजीम प्रेमजी और शिव नादर जैसे प्रसिद्ध हस्तियों को पीछे छोड़कर एडलगे फाउंडेशन एंड ह्यूरन रिपोर्ट 2021 के अनुसार टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी टाटा को पिछली सदी के सबसे दानी व्यक्ति के रूप में मान्यता दी गई है, जिन्होंने 8,29,734 करोड़ रुपए का चौंका देने वाला दान किया है। और ऐसे ही रतन टाटा सर अपनी नेटवर्थ का 65% पैसा लोगों की मदद करने के लिए दान देते हैं। यही कारण है कि वो दुनिया के टॉप 10 अमीर व्यक्तियों में शामिल नहीं है, लेकिन लोगों के दिलों में अपनी जगह जरूर बनाए हुए हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।